अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ही जो घरेलू अशिया की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि इम्तियाज़ स्टोर जो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत 12 शहरों में ये तमाम सहूलियात हमें फ़राहम कर रहा है और बड़ी ज़बरदस्त प्राइसेस पर हम देखते हैं कि ये तमाम तर सहूलियात हमें फ़राहम की जा रही हैं। चाहे हमने ग्रॉसरी करनी है, हमने गोश्त वहाँ से ख़रीदना है, फल या सब्ज़ियाँ ख़रीदनी हैं, कपड़े ख़रीदने हैं या मेकअप का कोई भी सामान ख़रीदना है, या इसके अलावा भी घर की जो दीगर इस्तेमाल की अशियाँ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें अगर हमें बाय करनी है तो सबसे लोएस्ट प्राइसेस पर इस वक्त इम्तियाज़ की तमाम चीज़ें ऑफ़र करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस महंगाई के दौर में अपने मार्जिन को कम करके आवाम के लिए जो सहूलत फराहम की जा रही है इम्तियाज़ स्टोर की जानिब से, यकीनी तौर पर वो काबिल तारीफ़ भी है। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ग्रॉसरी के लिए, अपने घर की तमाम चीज़ों की बाइंग के लिए इम्तियाज़ स्टोर का रुख कर रहे हैं, जो कि लाहौर में भी मौजूद है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। 12 ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जहां पर इम्तियाज़ स्टोर अपना नेटवर्क फैला चुका है और हमारे जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं उन तमाम लोगों को अपनी सर्विसेज भी फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में एक और अच्छी खबर है जो हमें आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के पहले मरहले में ग्रुप बी से भारत के नीरज चोपड़ा ने 89 मीटर की थ्रो की और वो पहले नंबर पर रहे। ग्रेनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले एंडरसन पीटर्स ने 88.63 मीटर की थ्रो की और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की और वो ग्रुप में तीसरे नंबर पर रहे। ब्राज़ील के लुइस मोरिसोदा ने सिल्वा ने 85.91 मीटर की थ्रो की और वो चौथे नंबर पर रहे हैं, जबकि एंड्रियन मार्डे ने 84.13 मीटर की थ्रो की है। ग्रुप ए से इन पांचों एथलीट्स ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में ग्रुप ए से 4 खिलाड़ियों ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। जर्मनी के जोलिन वेबर 87.76 मीटर की थ्रो की और वो पहले नंबर पर रहे हैं। कीनिया के जूलियस 85.97 मीटर की थ्रो उन्होंने की। ग्रुप ए से तीसरे नंबर पर रहने वाले चेक जमहूरिया के जैकब हैं जिन्होंने 85.63 मीटर की थ्रो की है। फिनलैंड के टोनी गेरनन ने 85.27 मीटर की थ्रो की और वो ग्रुप में चौथे नंबर पर रहे हैं। पेरिस रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं, अच्छी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है और वो पाकिस्तान के लिए मेडल लाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। और उन्होंने मज़ीद ये कहना था कि उन्हें लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने 1992 के ओलंपिक्स के बाद से अब तक किसी भी रंग का तमगा नहीं जीता, लेकिन पाकिस्तान के मायनाज एथलीट अरशद नदीम फ्रांस के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के लिए मेडल लाने के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। 2024 के ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता भी शिरकत कर रहा है, लेकिन सबको सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो पाकिस्तान को 32 साल बाद मेडल जिताने में कामयाब हो जाएंगे। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अरशद नदीम 2 साल पहले 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा था कि उन्होंने सोने का तमगा जीता था। ताहम 2023 के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो भारत के नीरज चोपड़ा को शिकस्त देने में नाकाम रहे और चांदी का तमगा लाए थे, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। इस हवाले से हम आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने गज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तामीर नौ की तकरीब से खिताब करते हुए ढके छुपे अल्फाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बना डाला। वज़ीर आज़म ने स्टेडियम से ज़्यादा क्रिकेट टीम की तश्कील नौ की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म का खिताब करते हुए ये कहना था कि मैंने कहा है मोहसिन नकवी से कि जहाँ पर आप ये खूबसूरत स्टेडियम बनाने जा रहे हैं वहाँ इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है उस पर भरपूर तवज्जो दी जाए। और जिस तरीके से आप ये काम करने जा रहे हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर काम यह है कि क्रिकेट टीम की दोबारा तश्कील नौ की जाए और सिर्फ मेरिट पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए, जो कि आपका खासा है। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर वज़ीर आज़म भी मेरिट के ख़िलाफ़ किसी की सिफारिश करे तो आप उसको ना माने और उसको नरमी के साथ मुस्तरद कर दें। ये वाहिद तरीका है कि हम खेलों के मैदान को, क्रिकेट की अगर हम बात कर लें या हॉकी की हम बात कर लें, जो सुहानी पुरानी बसरी यादें हैं उनको ताज़ा कर सकते हैं, जो कि 50, 60 और 70 की दहाई के दौरान पूरी दुनिया में उसका तूती बोलता रहा है। उनका कहना था कि जिस तरह से आपने ये जिम्मेदारी संभाली है, इसी तरह से अगर आप क्रिकेट टीम की तश्कील नौ कर गए तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान का नाम दोबारा उफ़क़ पर रोशन होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2024-25 में 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा डोमेस्टिक का निज़ाम बुरा नहीं है। डोमेस्टिक चैंपियंस कप के लिए चीफ सेलेक्टर खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर करें। इसमें 5 टीमें शामिल होंगी। ये कप हर साल होगा। उन्होंने बताया कि 5 टीमों के सेटअप को वकार यूनुस देख रहे हैं और इन तमाम इकदाम को जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास हर वक्त 150 के करीब बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हों और ये जिम्मेदारी मैंने वकार यूनुस को दी है कि वो टीम को तैयार करें ताकि जब कोई खिलाड़ी चाहिए हो तो फिर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब मोहसिन नकवी के एडवाइजर वकार यूनुस की तकर्री को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी मशकूर हुसैन ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वकार यूनुस को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि PCB ने गुज़श्ता माह वकार यूनुस को एडवाइज़र मुकर्रर किया, लेकिन एक गैर मामूली इक़दाम में उन्होंने इस माह अब मज़कूरा ओहदे के लिए एक इश्तिहार देकर दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्त के मुताबिक मोहसिन नकवी की ज़ेर क़यादत PCB ने वकार यूनुस की खिदमात हासिल करने के अमल में जो अजीब व गरीब तरीका अख्तियार किया है वो बोर्ड के इंतज़ामी उमूर के हवाले से कई सवालात को जन्म देता है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि PCB ने इसी तर्ज पर साबिक जनूबी अफ्रीकी टेस्ट क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल कोच और साबिक ऑस्ट्रेलवी टेस्ट बॉल जेसन गिल्स्पी को रेड बॉल कोच को बतौर कोच मुकर्रर किया था। उन्होंने इस्तदा की है वकार यूनुस की बतौर एडवाइज़र तकर्री कानून के मुनाफी है क्योंकि उनकी तकर्री के लिए अखबार में कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। लिहाजा लाहौर हाईकोर्ट वकार यूनुस की बतौर एडवाइज़र टू चेयरमैन PCB तकर्री को कलअदम करार दे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उस स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक्त जोर दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन जो टीम की तश्कील 9 की बातें हमने वर्ल्ड कप के बाद सुनी थी, जिस सर्जरी का कहा गया था कि सर्जरी की जाएगी, वो अब तक नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने भी ढके छुपे अल्फाज में ये बात कर दी। अब देखिए, सर्जरी वर्जरी की किसी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की टीम अगर हारी है तो हारी है, बुरा खेल कर हारी है। थोड़ा बहुत आप चेंज वगैरह कर देते हैं, लेकिन जो कप्तान है असल में बाबर आजम, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो आगे कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे। गैरी कर्स्टन हेड कोच हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान जीते हुए मैचेस हारा अमेरिका से और भारत से। तो सर्जरी वर्जरी की बात तो ऐसी उन्होंने कह दी थी। बाद में एक अखबार में ये खबर भी आई कि मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था और उनको मिस कोट किया गया है, लेकिन PCB की तरफ से ऐसी कोई वजाहत पेश नहीं की गई। तो सर्जरी अब क्या होगी? बस शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में ये है कि आपको अपनी टीम इस तरह बनानी होगी कि आपकी वो वनडे जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें अच्छा परफॉर्म कर दे, और फिर लॉन्ग टर्म में आपको अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देकर जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा कि तश्कील 9 करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। आपको क्रिकेट में अब इस तरह जैसे अब ये वकार यूनुस का अपॉइंटमेंट हुआ, इसका प्रोसेस सही नहीं है। वकार यूनुस बहुत अच्छे क्रिकेट की समझ वाले आदमी हैं, वो क्रिकेट को यकीनन बेहतर करेंगे और ऑन द फील्ड भी काम कर चुके हैं, अब ऑफ द फील्ड काम करेंगे। लेकिन वो जो प्रोसेस है कि तकर्रुरी पहले कर ली और इश्तिहार बाद में दिया, तो जाहिर है ये कोर्ट में चैलेंज होना ही था। और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहे हैं कि हमें भी अप्लाई करना था, लेकिन हमें तो पता है कि हम अप्लाई करेंगे, हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा, इसलिए कि अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार तो नहीं है कि इस तरह की कोई तकर्री की हो, तो इस तरह की एक बुनियादी गलती किस तरह से कर सकते हैं? कमाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्यूरोक्रेट हैं वो प्रोसेस नहीं बता सकते। ज़का अशरफ के जमाने में भी इसी तरह हो रहा था, उससे पहले एहसान मानी के जमाने में भी इसी तरह हो रहा था। आप पहले एडवर्टीजमेंट दें, एक प्रोसेस फॉलो करें जो आपकी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आपको करना है। आप पहले इश्तिहार दें, फिर इंटरव्यूज लें और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट करें। तो सही अपॉइंटमेंट गलत तरीके से किया गया तो वो चैलेंज तो होना ही था। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की, आपको क्या लगता है तनकीद का निशाना बनाया मोहसिन नकवी को, या इस्लाह के लिए सिर्फ उन्होंने बात की है? देखिए, खिंचाव तो है, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में खिंचाव तो है। और ये जय्यद हमारे सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, वो भी कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म ने जब उन्हें कहा कि आप एक ओहदा छोड़ दें, आपके पास बड़े 2 अहम ओहदे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दोनों संभाल लूंगा। तो थोड़ी सी खिंचाव तो है। शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के
फेवर्ड कैंडिडेट तो नहीं है मोहसिन नकवी। तो खिंचाव तो है, तनकीद तो वो थोड़ी बहुत करेंगे जहां उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल आया है कि सब यही बात कहेंगे कि पाकिस्तान टीम की तश्कील 9 की तो जरूरत है, मेरिट पे सिलेक्शन होने की तो जरूरत है, सारी चीजों को सेटल करने की जरूरत तो है। ठीक है। अच्छा, तश्कील 9 की जिस तरह से आप बात करें, हम देख रहे हैं कि एशिया कप से एक लंबा सिलसिला है जो कि पाकिस्तान की हार का चलता आ रहा है, और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना फिर हम देखते हैं कि वो कुछ प्लेयर्स हैं जिनको बनाया जाता है, जिनमें सर फहरिस्त तो कप्तान बाबर आजम ही हैं। उनको लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है, बाबर आजम ही रिटेन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक, या कोई और ऑप्शन है पाकिस्तानी टीम के पास? देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि बाबर आजम को रिटेन करेंगे। बाबर आजम ने आके ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आके बोलते कि भाई हमारी टीम बहुत अच्छी है लेकिन हम खेले बुरा है, नताइज हमारे बुरे आए, कुछ तो वजाहत पेश करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई मीडिया टॉक करते, लेकिन उन्होंने नहीं की। ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा कहा कि हमने बाबर आजम को बुलाया है, हमने उनसे पूछा है, चेयरमैन से कोई उनकी मुलाकात हुई, अगर दरूने खाना कोई हो गई तो हमें नहीं पता, मीडिया में कोई ऐसी चीज नहीं आई। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेट एंड सी वाली पॉलिसी पर अमल कर रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शान मसूद ने टेस्ट मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो शायद उन्हें ही तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, रिजवान आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, शाहीन शाह अफरीदी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर एकदम से कप्तानी चेंज करना वो दुरुस्त फैसला नहीं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं टीम यूनिटी के हवाले से जो इत्तलात सामने आती रही, ड्रेसिंग रूम के माहौल के हवाले से बहुत से सहाफ़ी हैं वो कोट करते रहे हैं, तजियाकार बात करते रहे हैं कि टीम में अब वो यूनिटी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। शाहीन पर बड़ी तनकीद की गई है, शाहीन के एटीट्यूड को लेकर बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो बाहर निकली हैं लेकिन अभी तक कन्फर्म तो नहीं हो सकी हैं। तो जो टीम यूनिटी थी वो अब नहीं दिखाई दे रही, उसकी रीज़न भी यही बनी है जिस तरह से बाबर को कैप्टनसी से निकाला गया, शाहीन को लाया गया, फिर शाहीन को जिस तरह से कैप्टनसी से निकाल के फिर बाबर को लाया गया, और फिर बाबर भी परफॉर्म नहीं कर सके, उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। देखिए, वो उस फैसले ने प्रॉब्लम तो क्रिएट की है, उस फैसले की वजह से टीम में प्रॉब्लम तो हुए, लेकिन जब भी पाकिस्तान के प्लेयर मैदान में उतरते हैं, जब भी पाकिस्तान के प्लेयर सबस टी शर्ट या सबस कैप पहनते हैं, पाकिस्तान के सारे प्लेयर यूनिटी के साथ खेलते हैं। मैं इन चीज़ों को इसलिए नहीं मानता कि जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो सारी यूनिटी, सब चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में अच्छा नहीं खेली, पाकिस्तान की यही टीम अच्छी भी थी, इसमें यूनिटी भी थी, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं थी, लेकिन जब ये हारती है तो इस तरह की बातें नजर आती हैं। ये बातें आती हैं कि किसी ने डिसिप्लिन की खराब फर्जी की। ये सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, अगर ये दोनों मैच जीत जाते, इंडिया वाला भी अमेरिका वाला भी, तो क्या यूनिटी ना होती? यूनिटी तो उस वक्त भी थी, यूनिटी उस वक्त भी है जब पाकिस्तान की टीम हारी है। तो पाकिस्तान की टीम के बारे में जब भी पाकिस्तान टीम हारती है इस तरह की बातें की जाती हैं, जो कि मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ये दोनों मैच जीत जाता तो हर चीज सही हो जाती। ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का मोहसिन नकवी साहब ऐलान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हर साल अब ये कप मुनक्किद किया जाएगा। वकार यूनुस जो हैं वो इस तमाम स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, इसको बेहतर बनाने के लिए भी काम करेंगे, और प्लान जो वो दे रहे हैं वो ये है कि 150 प्लेयर्स बैकअप पर हमारे पास मौजूद होने चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जो पहले की मैनेजमेंट थी, कभी किसी ने उनसे नहीं पूछा कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर हमने फोकस क्यों नहीं किया, हमारे पास इतना बैकअप तैयार क्यों नहीं होता जितना हिंदुस्तान के पास होता है। वो कभी किसी कप्तान को ट्राई करते हैं, कभी किसी टीम को ट्राई करते हैं। हम देखते हैं कि हम उन्हीं 11-12 खिलाड़ियों के अंदर फंसे रहते हैं, उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं हम कितने ही सालों से। देखिए, भारत के पास पूल ऑफ प्लेस तो बहुत ज्यादा है। एक तो उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ 6, 8, बहुत से बहुत 12 टीमें खेलती हैं, उनके यहाँ 32 टीमें रणजी ट्रॉफी खेलती हैं। उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स तो हमेशा हमसे ज्यादा होगा, आबादी के तनासुब से भी और टीमों के तनासुब से भी। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो हमेशा दी है, लेकिन हमने उससे बेहतर करने की कभी कोशिश नहीं की। हम कभी डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने वाले फर्क को खत्म नहीं कर सके। अब जो क्रिकेट बोर्ड की बातें हैं उससे ये सबसे अच्छी बात उसमें यही है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के फर्क को खत्म करना चाहते हैं। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जब परफॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो वो स्ट्रगल करता है, इसलिए कि वो लेवल बहुत हाई होता है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल बहुत लो होता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 3 चैंपियंस टूर्नामेंट कराए जाएंगे। इनको पेंटेंगुलर कहें तो ज्यादा अच्छा है कि पेंटेंगुलर 4 डे, पेंटेंगुलर 1 डे, पेंटेंगुलर T20। आप अपनी क्रीम को निकालेंगे, उसको पेंटेंगुलर में खिलाएंगे,
तो ये ज्यादा अच्छा होगा। साथ साथ इसके ये भी अगर एक कर लेते कि जो पाकिस्तान की ओरिजिनल टीम होती है उसके साथ रेस्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके भी मैचेस कराए जाएं, 4 रोजा भी, वनडे भी और T20 भी। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। अब वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट करना है, दूसरी टीमों को मुकाबला देना है, कंपटीशन देना है, तो पाकिस्तान को अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है शाहिद साहब, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में आने के लिए अब एक जो शॉर्टकट बन चुका है वो पाकिस्तान सुपर लीग बन चुका है, आप इससे क्या एग्री करेंगे? क्योंकि फिर हम देखते हैं कि स्टार्स जो हैं वो हम बहुत जल्दी उनको, जो प्लेयर्स आते हैं उनको बहुत जल्दी हम स्टार्स भी बना देते हैं, हम नेशनल टीम का हिस्सा बना देते हैं। उस्मान ख्वाजा के साथ आप देख लें कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यूएई की टीम में थे, वापस पाकिस्तान आए हैं और परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। फिर यही तमाम प्लेयर्स हैं, इनके जब कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जाते हैं, क्लॉजेस तो ऐड होते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जब सुनने में फिर यही मिलता है कि कभी ये दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। बहुत फॉलो करना पड़ेगा पाकिस्तान को और एक एक चीज को देखना पड़ेगा। 2018-19 में जब एहसान मानी साहब आए थे उस वक्त भी हमने यही सुना था कि हम एक कंप्यूटर का बटन दबाएंगे और हमें एक प्लेयर की 15 रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। एक नसीम शाह इंजर्ड हो गए तो हमें फास्ट बॉलर नहीं मिल रहा था, एक शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए तो हमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिल रहा था। तो हमारे पास बैकअप का तो मसला है। हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट से अपना पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं बढ़ाएंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम होते रहेंगे पाकिस्तान को। और यही सारी चीजें जो पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। अब अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो अब तो फिर ये बातें हो रही थी कि टेस्ट क्रिकेट के 2 दर्जे बना दिए जाएं, वो टॉप की टीमें 4 या 5 अलग खेलें, वनडे की अलग बना दिया जाए, T20 के अलग बना दी जाए। अगर इस तरह हो गया तो पाकिस्तान तो फिर कहीं सेकंड ईयर ना खेलना पड़ जाए पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे मुल्क की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां पर सबसे ज्यादा फोकस क्रिकेट पर किया जाता है, सबसे ज्यादा ब्रांडिंग जो है, ब्रांड जो हैं वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, आवाम क्रिकेट को सपोर्ट करती है, हुकूमती सरपरस्ती अगर हम देखते हैं किसी खेल में हमें अमली तौर पर नजर आती है तो वो क्रिकेट है। उसके बावजूद आप क्या देख रहे हैं, क्यों इतने मसाइल हैं, हम इस पर काबू क्यों नहीं पा रहे हैं, काबू नहीं पा रहे हैं, कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तमाम मामलात को हम? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि टॉप मैन जो होता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है, वही आए दिन तब्दील होता रहता है। कभी कोई चेयरमैन होता है, कभी कोई चेयरमैन होता है। जो हुकूमत आती है वो अपने फेवर्ड आदमी को लेके आ जाती है। अल्लाह करे अब जिस तरह मोहसिन नकवी फैसले कर रहे हैं वो अच्छे भी फैसले कर रहे हैं और वो डिसीजन मेकिंग में भी बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे वो 3 साल रह जाएं तो वो 3 साल में अपनी जो भी चीजें उन्होंने सोची हैं, जो भी उन्होंने प्लान बनाया, वो इम्प्लीमेंट करके जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला यही है कि चेयरमैन आए दिन चेंज होते रहते हैं। जब चेयरमैन चेंज होते हैं तो स्टाफ भी चेंज हो जाता है, टॉप लोग भी चेंज हो जाते हैं, पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। वो अगर एक ही रहे 3 साल या 5 साल तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आएगी। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया है वो यही है कि हिंदुस्तानी हर सूरत पाकिस्तान आकर खेले। आपको लगता है कि हिंदुस्तानी टीम, हिंदुस्तानी हुकूमत इजाज़त देगी उन्हें और चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हम उसका इनेकाद देख सकेंगे? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो तो बहुत सख्त है। वो कहते हैं हम कहीं और नहीं जाने देंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। ये चीज़ें लेकिन अक्टूबर-नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होंगी और जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, भारत अपनी टीम भेजने पे तैयार नहीं होगा। ऑल्दो उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि 2008 के बाद से आपने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और पाकिस्तान की टीम 3 दफ़ा 2011, 2016, 2023 भारत का दौरा कर चुकी है। तो जब वो 3 दफ़ा आए, उन्होंने सियासत में, खेलों में सियासत को शामिल नहीं किया, तो आप भी खेलों में सियासत को शामिल ना करें और आप कोशिश करें कि अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। लेकिन ये मामलात उस वक्त तक तय नहीं होंगे हतमी तौर पर जब तक पाकिस्तान और भारत में सियासी तनाव कम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। कराची समेत सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 15 अगस्त को शुरू की जा रही है, जिसमें 10 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन के टीके भी लगाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से मुहिम में मुतासर इलाकों के हर बच्चे को कवर करने की कोशिश की जाएगी। बच्चों तक रसाई के लिए वालिदैन की मदद लेने और उन्हें राग़िब करने के लिए जामे मनसूबाबंदी भी की जा रही है। वैक्सीनेशन की खुसूसी टीमें बनाई जा रही हैं जो घर घर जाएंगी और वालिदैन को राग़िब करेंगी। मुहिम में 4 माह से 5 साल तक की उम्र
कि बच्चे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हम भी अपने नाज़रीन को यही दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के मिशन के तहत बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए जाएँ, क्योंकि आपकी ज़रा सी कोताही बच्चों को उम्र भर के लिए मासूर बना सकती है। कराची समेत सिंध में 7 रोज़ा मुहिम में पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे ज़रूर खोलें, क्योंकि पोलियो के कतरे और वैक्सीन के ज़रिए ही पाकिस्तान को पोलियो वायरस से पाक किया जा सकता है, क्योंकि फैसला हमें आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद शफी ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस कैंपेन के बारे में हमें बताइएगा, इस मर्ज के बारे में बताइएगा कि हम पाकिस्तान से इसका सफाया किस तरह से कर सकते हैं। देखिए जी, सारी दुनिया ने पोलियो के मर्ज का खात्मा एक ही तरीके से किया है, वो है पोलियो की वैक्सीन से। ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, जो जरासीम से फैलती हैं, इनके खात्मे के 2 तरीके हैं। एक तो सफाई सुथराई रखी जाए, जैसे साफ़ पानी हो, सेहत सफाई की सूरत हाल ठीक हो, लेकिन सिर्फ ये चीज़ काफ़ी नहीं होती, इसके साथ साथ वैक्सीन की ज़रूरत भी होती है। तो पोलियो की वैक्सीन ने सारी दुनिया से पोलियो की मर्ज का खात्मा किया है। पाकिस्तान में भी पोलियो का मर्ज खात्मे के करीब है। बदकिस्मती से कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों को अभी भी कतरे नहीं पिलाते हैं और हिफाजती टीकों का कोर्स भी मुकम्मल नहीं करते हैं। इसकी वजह से पोलियो का मर्ज पाकिस्तान से अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है। ये जो हालिया मुहिम अभी सिंध में शुरू कर रहे हैं, बिलखुसूस कराची में, इसमें 10 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे और जो 4 महीने से 5 साल के बच्चे हैं उनको पोलियो का एक खास इंजेक्शन भी लगाया जाएगा। और ये जो इलाके जहाँ पोलियो के जरासीम पाए गए उन इलाकों में खसूसी तवज्जो दी जा रही है। ये मुहिम पूरे सिंध में नहीं चलाई जा रही है। 89 यूनियन काउंसिल्स जहाँ पर ज़्यादा खतरा है पोलियो का, जहाँ जरासीम की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं, वहाँ पे ये मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ना सिर्फ अपने बच्चों को महफूज करना है, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा हमें पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा भी करना है। अब इस बात को बहुत अरसा हो गया है कि जब से हमने पोलियो के खात्मे की मुहिम शुरू की है, लेकिन अभी तक हमारी कोशिशें मजमूई तौर पे मुकम्मल कामयाब नहीं हुई हैं। इसकी बुनियादी वजह कुछ वालिदैन का ताउन ना करना है। तो जैसे कि आपने भी अर्ज किया है, मैं भी लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वो अपने बच्चों को लाजमन पोलियो के कतरे पिलाएं। ना सिर्फ इस मुहिम में पोलियो के कतरे पिलाएं, जहां पोलियो के वर्कर्स आपके घर में आएंगे वहां पे पोलियो के कतरे पिलाएं। इसके अलावा तमाम बच्चों को जो हिफाजती टीकों का कोर्स है, जो हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में बच्चों को मुहैया किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से बगैर किसी मुआवजे के, पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क, इसको EPI कहते हैं, मौजूद है। तमाम बच्चों को पैदाइश से लेके 2 साल की उम्र तक जो हिफाजती टीके हैं, जिसमें पोलियो के कतरे 4 दफ़ा पिलाते हैं, पोलियो का इंजेक्शन भी लगता है, वो भी मुकम्मल करें। अब अगर हम हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे और जब कहीं भी पोलियो की मुहिम चलेगी, हम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे या पोलियो के इंजेक्शन लगाएंगे, तो इंशाल्लाह चंद महीनों में हम पोलियो के मर्ज को पाकिस्तान से खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बताएगा, हम बचपन से ही तो ये देखते आ रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, अब ये पोलियो से बचाव का हिफाजती टीका क्यों लगाया जा रहा है? जी, ये पोलियो के जो बचाव का हिफाजती टीका है, ये भी एक वैक्सीन के किस्म है और ये पाकिस्तान में तकरीबन 10 साल से ये टीका लगाया जा रहा है और ये इसमें बच्चे की इम्यूनिटी, जो कुव्वत मज़ाहमत है, मजीद मजबूत करता है। तो अब चूंकि पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के करीब है, अब हमें इस मर्ज को कंट्रोल नहीं करना है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। तो पोलियो को जो कतरे हैं, ये पोलियो की ट्रांसमिशन रोकते हैं। यानी जिस बच्चों को हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं, ना सिर्फ बच्चा खुद भी महफूज रहता है, वो दूसरों को भी ये मर्ज आगे नहीं लगाता है। और पोलियो को जो इंजेक्शन लगता है, बच्चे की कुव्वत मज़ाहमत बहुत बेहतर कर देता है और बच्चे के पोलियो का शिकार होने के खतरा ना होने के बराबर होते हैं। तो सारी दुनिया में यही तरीका अख्तियार किया गया है कि पहले पोलियो के कतरे पिलाए गए, जब पोलियो का मर्ज खात्मे के करीब हो गया तो पोलियो का इंजेक्शन भी शुरू कर दिया गया। होते होते ये होगा, जब पोलियो का मर्ज 2-3 साल तक पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा तो हम पोलियो के कतरे बंद करने लगेंगे, पोलियो के इंजेक्शन पे चले जाएंगे। इसके अलावा और मर्ज बहुत सारे हैं जिनको हमारी तवज्जो की जरूरत है। हम एक दफा पोलियो का खात्मा कर लेंगे, हम दीगर अमराज की तरफ तवज्जो करेंगे। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए एक महफूज जगह बनाएंगे जहां वो बीमारियों से महफूज रहे। ठीक है। अच्छा, पोलियो से बचाव का ये जो हिफाजती टीका है, समटाइम हम देखते हैं कुछ इंजेक्शंस बच्चों को लगते हैं तो उसके बाद उन्हें दर्द या तकलीफ महसूस होती है या बुखार हो जाता है, ऐसा तो इसकी वजह से तो नहीं होता कुछ? जी जनाब। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
शाहिद हाशमी से डॉक्टर साहब से एक बार फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और उनका भी ये कहना था कि पोलियो से बचाव के जो हिफाजती इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान अब पोलियो के खात्मे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और जो वालिदैन हैं, बीइंग अ सिटीज़न, बीइंग अ शहरी ऑफ पाकिस्तान, अब हमें चाहिए कि हम भी जिम्मेदारी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और इस तमाम प्रोसेस को अच्छे तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ अभी भी हम देखते हैं तरह तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, पोलियो की जो टीमें हैं उन पर अटैक किया जाता है, पोलियो के कतरे पिलवाने से मना किया जाता है। तो बराए मेहरबानी अगर हमें पोलियो से छुटकारा पाना है, अपने बच्चों को माजूरी से बचाना है, तो फिर हमें पोलियो के जो कतरे हैं वो भी बच्चों को पिलाने हैं, जो हिफाजती टीके हैं वो भी बच्चों को लगाने हैं, ताकि जल्द से जल्द पोलियो का जो खात्मा है वो पाकिस्तान से मुमकिन हो। पोलियो से बचाव के जो हिफाजती कतरे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चों के हम देखते हैं कि और भी बहुत से मसाइल हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान की भी यही इस वक्त कोशिश है कि पोलियो के मर्ज से मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो, ताकि जो दूसरे इशूज़ हैं उनको भी इसी तरह से एड्रेस किया जाए नेशन वाइड, जिस तरह से पोलियो को किया जाता है। और हम भी अपने नाज़रीन से ही कहना चाहेंगे कि जितनी भी मुहिम है और ये मुतासरा इलाके हैं वहाँ तक पोलियो की टीम्स बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं। ये कैंपेन बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो इस कैंपेन में हमें भी चाहिए कि हम हुकूमत का और उस पोलियो टीम का हम साथ भी दें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब ये हिफाजती टीके पोलियो के बच्चों को लगते हैं, इससे बच्चों को दर्द या तकलीफ या फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी हम समटाइम देखते हैं, कुछ इंजेक्शंस के बाद बच्चों को बुखार हो जाता है, वो थोड़े से निढाल हो जाते हैं। पोलियो के इंजेक्शन से तो ऐसा नहीं होता। देखिए जी, जो वैक्सीन होती है इसके मामूली से साइड इफेक्ट होते हैं। हर वैक्सीन के कुछ मामूली साइड इफेक्ट होते हैं जो बीमारी के मुकाबले में बहुत मामूली होते हैं, लेकिन पोलियो की वैक्सीन एक इंतहाई बेहतरीन वैक्सीन है। इसका कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है जिससे परेशानी हो। पोलियो के कतरे हैं, ये तकरीबन इसको हम बेज़रर कह सकते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा नहीं करते। इसी तरह जो पोलियो का इंजेक्शन है, अगरचे कि वो इंजेक्शन है लेकिन वो तकलीफ नहीं देता, इंतहाई आराम से लगता है, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। और पोलियो की जो मुहिम अब शुरू हो रही है कराची के मखसूस यूनियन काउंसिल में, उसमें पोलियो का इंजेक्शन एक खसूसी डिवाइस से लगाया जाएगा जिससे बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि उसको इंजेक्शन लगा है, इवन बच्चा रोएगा भी नहीं। तो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है पोलियो के खात्मे के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे वालिदैन हैं वो जब ये देखते हैं कि बच्चा अगर उनका मामूली सा बीमार है, अगर उसे नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है या बुखार है उसे, तो उस कंडीशन में भी पोलियो से बचाव का जो हिफाजती इंजेक्शन है वो लगाया जा सकता है। जी हाँ, पोलियो की वैक्सीन इंतहाई महफूज वैक्सीन है। ये किसी किस्म की परेशानी या बुखार नहीं करती है। तो बच्चों को, सिर्फ वो बच्चा जो इतना बीमार है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, उस बच्चे को कुछ दिन के लिए पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर वो बच्चा नज़ला, खांसी, जुकाम, कोई उल्टी मोशन हो रहे हैं, उस बच्चे को पोलियो की वैक्सीन लाजमन लगाएं। कोई ऐसी वजह नहीं है कि उसको पोलियो की वैक्सीन ना लगाई जाए। कोशिश करें कोई भी बच्चा पोलियो की जो भी मुहिम आपके इलाके में चलती है उसमें पोलियो के कतरे से महरूम ना रहे। याद रखें, पोलियो का वायरस अभी पाकिस्तान में मौजूद है, ये सर्कुलेट कर रहा है, ये हमारे बच्चों के लिए खतरा है। हमें अपने बच्चों को भी बचाना है और पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा भी करना है। ये उसी सूरत में हो सकता है जब हम इस बात को यकीनी बनाएं। जी 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 जी, पोलियो से बचाव के जो इंजेक्शन है डॉक्टर साहब, 4 माह या उससे कम उम्र के बच्चों को क्यों नहीं ये लगाया जाता, उसकी क्या रीजन है? देखिए वैक्सीन एक साइंस है। ये वैक्सीन जो एक साइंस पे बनी है, ये तजर्बात बताते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस उम्र में लगे तो इफेक्टिव होती है। जैसे पोलियो के कतरे पैदाइश पे लगाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं। पोलियो BCG की वैक्सीन भी लगाई जाती है, कुछ वैक्सीन 1.5 महीने की उम्र में लगाई जाती है। मीजल्स जो MR वैक्सीन है 9 महीने पे लगती है। ये साइंस में तजर्बात से पता चला है कि किस उम्र में कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव होती है। इसी तरह पोलियो के कतरे तो पैदाइश से पिलाए जाते हैं और इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो पोलियो के टीके के बहुत अच्छा जो फायदा होता है वो 4 महीने की उम्र से बड़े बच्चे को होता है। इसलिए हमारे जो पाकिस्तान का EPI प्रोग्राम है उसमें बच्चे को 3.5 महीने की उम्र के बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसीलिए हालिया पोलियो की मुहिम में भी 4 महीने की उसको रखी गई है कि बच्चे की उम्र 3 से 4 महीने जब होती है उस वक्त पोलियो का जब इंजेक्शन लगाए तो उसके मैक्सिमम जिसे फायदा होता है और ज्यादा बच्चे में कुव्वत मज़ामत या इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी कंफर्म कीजिएगा, कैसे बच्चे जो कि अनफॉर्चुनेटली पोलियो का शिकार हो चुके हैं, पहले ही पोलियो वायरस के हमले का शिकार हैं। आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी?
डॉक्टर खालिद शफी से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर साहब भी इस हवाले से ये बता रहे थे कि जो इंजेक्शन है वो 4 माह या उससे कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाता, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि हम इतने छोटे बच्चों को इंजेक्शन भी लगाएं। तो एज के साथ साथ जिस तरह से बच्चे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर उन्हें ड्रॉप्स के साथ साथ इंजेक्शन भी लगाने शुरू कर दिए जाते हैं, ताकि पोलियो से बचाव का जो अमल है वो भी तेज़ हो सके और वो बच्चे जो हल्के फुल्के बीमार हैं, जिन्हें नज़ला ज़ुकाम है, जिन्हें हल्का सा बुखार है, वो भी इस सूरत हाल में भी। और ये वालिदैन के लिए मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को देखते हैं, अगर उन्हें नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, थोड़ा सा बुखार है, तो फिर वो अवॉइड करते हैं कि टीम अगर उनके डोर स्टेप पर मौजूद है तो फिर वो पोलियो से बचाव के हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ को भी क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आपको उसको हॉस्पिटलाइज कराना हो, उससे पहले जो कंडीशन है उसमें आप उस बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा कि ऐसे बच्चे अनफॉर्चुनेटली जो पोलियो वायरस के हमले से जिस्मानी माजूरी का शिकार हो चुके हैं, उन्हें भी पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो पिलाने से कोई फ़ायदा होता है या इंजेक्शन लगाया जा सकता है? देखिए जी, पोलियो का जो वायरस है इसके 3 सीरोटाइप्स हैं, मतलब जो वायरस है 3 किस्म का होता है और आमतौर पे बच्चा जो शिकार होता है 1 किस्म के पोलियो का शिकार होता है। तो खतरा तो रहता है कि बाकी 2 किस्म के पोलियो से भी उसको दोबारा हमलावर हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे को पोलियो का हमला एक दफा हुआ है, उसका शिकार हुआ है, बाकी 2 तरह का पोलियो अगर जो दुनिया में बहुत कम है वो, लेकिन उससे भी उसको उसकी वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि उसको बाकी की 2 किस्म का जो वायरस है जो उसके सीरोटाइप है उससे भी बच्चा महफूज रहे। तो पोलियो का अगर कोई बच्चा शिकार होता है उसको भी पोलियो की वैक्सीन और पोलियो का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। ठीक है। और पोलियो से बचाव के टीके लगवाने से अगर बच्चे महरूम रह जाते हैं, उनके लिए दोबारा रसाई की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? खास तौर पर वो लोग जो वैक्सीन से दूर रह चुके हैं, वो बच्चे जो एक दूसरे से भी दूरी पर हों। देखिए जी, 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की मुहिम पाकिस्तान में बार बार चलाई जाती है और जिन इलाकों में पोलियो का वायरस ज्यादा होता है वहां ज्यादा चलाई जाती है। अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है और उसको किसी वजह से पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी है, पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के सेंटर्स हैं, वो बच्चा वहां चले जाए, उसको पोलियो के कतरे वहां पिला दिए जाएंगे। पोलियो के कतरे हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, पिलाए जा सकते हैं, लेकिन मुहिम की सूरत में जब पिलाए जाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि कोई बच्चा महरूम ना रहे। अगर किसी वजह से किसी बच्चे को पोलियो के कतरे रह गए हैं तो आप हरगिज उसमें जो है ना, जिसे कहिए मजीद गफलत ना करें और उसको फौरी तौर पे जाके करीबी जो हिफाजती मरकज है, वहां टीकों का जो मरकज है वहां जाके उसको पोलियो के कतरे मुफ्त में पिलाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी क्लियर कीजिएगा, ये जो MDVP है ये क्या है? ये देखिए जी, MDVP में मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं ये उसके वैक्सीन और इनके लिए, लेकिन हमारे को जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल हुआ है और हमारे बच्चों को जो पोलियो के कतरे जो मुहिम चली है उसमें पोलियो के कतरे पिलाएं या नहीं पिलाए हैं। अगर हमारे बच्चे को पोलियो का टीकों का कोर्स जो हमारा हिफाजती टीकों का कोर्स है वो मुकम्मल है और हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे हमने पिलाएं तो हमारा बच्चा 100% महफूज रहेगा। पोलियो से ना सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि वो पोलियो को जरासीम को आगे भी नहीं जाने देगा। तो चंद महीनों में पाकिस्तान जो है पोलियो से साफ हो सकता है अगर हम आज ये तहिया कर लें कि हमने अपने 5 साल से एक छोटा बच्चा, पाकिस्तान में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे और हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल नहीं करेंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब एक लास्ट कमेंट बस आपसे मैं चाहूंगा, बच्चे को मामूल के अगर हिफाजती टीका जात के कोर्स के दौरान पोलियो से बचाव का टीका लग चुका है तो फिर जो मुहिम के दौरान दोबारा से टीम्स आती हैं, दोबारा से हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? रेपिटेशन हो उसकी या नहीं? देखिए जी, ये जो हिफाजती टीकों का कोर्स है, ये जो मुहिम चलती है इसके अलावा चलती है। ये तमाम बच्चों के लिए होती है जिनको हिफाजती टीकों का कोर्स लगा हुआ है या कोई टीका रह गया है। हिफाजती टीकों का कोर्स अपनी जगह मुकम्मल कराना जरूरी है, उसके साथ ये टीके मजीद लगाए जाते हैं, कतरे दोबारा पिलाए जाते हैं। अगरचे बच्चे को पहले पोलियो के कतरे पिलाए हैं, पोलियो का टीका लगाए, उसको भी इस मुहिम में जो इन इलाकों में खसूसी तौर पर चलाई जाती है वहां पर ये टीका लगाना जरूरी है, क्योंकि मुहिम चलाई ही इसलिए जाती है कि बच्चों को मजीद उनकी जो कुव्वत मज़ामत है बढ़ानी है, पोलियो से मजीद प्रोटेक्शन देनी है। तो हरगिज़ इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए कि पहले बच्चे को पोलियो के कतरे लगे, पिलाएं, टीका लगाए। इस मुहिम में जब भी आपके घर पे पोलियो वर्कर आएगा आपने उससे ताउन करना है और उसको पोलियो के कतरे भी पिलाने हैं और अगर टीके लगने की मुहिम है तो टीका भी लगाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूदा अहद में बेशतर अफराद ऐसी मुलाजमतें करते हैं जिनमें उनका ज़्यादातर वक्त बैठ कर गुजरता है। दिन भर में ज़्यादा वक्त बैठ कर गुजारने वाले अफराद के लिए सुस्त तर्ज ज़िंदगी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि दिन में कितना वक्त बैठ कर गुजारना चाहिए, या फिर हम यूँ कह लें कि कितना वक्त बैठ कर गुजारना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। इसका कोई ठोस जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम वक्त तक बैठने की हमें कोशिश करनी चाहिए। माहिरीन ये कहते हैं कि अब तक के शवाहिद से इंदिया मिलता है कि हर 1 घंटे बैठने के बाद 2 से 3 मिनट की जो एक वॉक है या वर्जिश है वो सेहत के लिए अच्छा तवाज़ुन कायम होता है। इस हवाले से 2021 की एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया था कि जो अफराद ज़्यादा वक्त तक बैठ कर गुजारते हैं उन्हें दिन भर में कम अज़ कम 40 मिनट तक सख्त जिस्मानी सरगर्मियों को अपना मामूल बना लेना चाहिए। यानी कि वो लोग जो पूरा दिन हमें जॉब करते दिखाई देते हैं 9 to 5 की, उनके लिए कोई भी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खा वो किसी जिम को ज्वाइन करें, वो स्विमिंग कर रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं, वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उससे आपका जिस्म बैलेंस्ड रहता है और आप मोटापे की तरफ भी नहीं जाते हैं, ओबेसिटी की तरफ भी नहीं जाते हैं। और इसी तमाम रूटीन की वजह से आपका जो मौत का भी ख़तरा है वो 30% तक कम हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक जो अफराद दिन भर में महज 6 घंटे बैठकर गुजारते हैं उन्हें दिन भर में फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। जिस्मानी जो सरगर्मियां हैं वो उनकी लाजमी तौर पर होनी चाहिए। यानी जितना ज़्यादा वक्त आप बैठकर गुजार रहे हैं आपको उतनी ज़्यादा ही जिस्मानी सरगर्मियों की भी ज़रूरत होगी। 2023 की भी एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि दिन भर में बैठने के मजमूई वक्त को चंद मिनट कम करके मुतदल वर्जिश को आदत बनाया जाए तो फिर दिल की हमारी सेहत भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। हमारी जो डाइट है वो एक बड़ा अहम रोल किरदार अदा करती है। फिर उसमें जिसके साथ हम देखते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज को ऐड कर लेते हैं तो आपको एक एनर्जी ज़रूर अपने जिस्म में फील होती है। इसके मुकाबले में जो ज़्यादा वक्त बैठ कर गुजारते हैं उनके दिल की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं और उनका मौत का ख़तरा भी बढ़ जाता है। 2023 की एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि दिन भर में 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक बैठकर गुजारने से कबल अज़ वक्त मौत का ख़तरा भी बढ़ जाता है। ये अहम इंकशाफात हैं जो रिसर्चेस में किए गए हैं और इस तहकीक में बताया गया है कि बैठकर वक्त गुजारने से दिल पर मनफी जबकि जिस्मानी सरगर्मियों से दिल पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया कि बैठकर वक्त गुजारने से जिस्म के मुतअद्दिद निज़ाम के अफ़ाल भी मुतासर हो जाते हैं, जबकि हमारी जो हड्डियां हैं उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ज़्यादा वक्त अगर हम बैठकर गुजारते हैं उससे हमारे मसल्स भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अपनी कमर के हवाले से या टांगों के हवाले से तो उस पर ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारने से जिस्म में खून की गर्दिश भी कम हो जाती है। हमारा जो जिस्मानी वज़न है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि अगर वो अपनी जॉब्स पर मौजूद हैं, वहीं पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं पूरा दिन और कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से भी उनके जो मसाइल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह से रिसर्चेस भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो इन तहकीक के मुताबिक भी हम देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें फिर हमें हमारी जो जिस्मानी सेहत है उसको ख़राब करना शुरू कर देती हैं। खैर, एक दिलचस्प स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका के मनाजिर हैं जहां नौजवान बुलंद तरीन इमारत पर स्टंट दिखाने की वीडियो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड की और वो इस वक्त वायरल हो चुका है। यकीनी तौर पर बहुत ही खौफनाक मनाजिर है जो इस वक्त न्यूयॉर्क की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एडवेंचर की तलाश में हम देखते हैं कि लोग बाज़ औक़ात कुछ भी कर गुजरते हैं और हर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो ये हाल ही में एक दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें एक शख्स को न्यूयॉर्क सिटी की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एंटीने पर खड़ा दिखाया गया है। वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि शहरी ज़मीन से 1435 फीट बुलंद इमारत के एंटीना सेल्फी स्टिक के साथ कैमरा पकड़े हुए है। इसके बाद वो कैमरा अपने सर के ऊपर उठाता है और जब वो इर्द गिर्द के इलाके का दिलकश नज़ारा दिखाता है तो वो नज़ारा दिलकश तो ज़रूर है लेकिन वो खौफनाक भी है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था कि न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 1435 फीट की बुलंदी पर नौजवान की इस वीडियो को देखकर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। 49 मिलियन से ज़ायद लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के हवाले से भी हम बात करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट ने जिस तरह से अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल जिसे इलेक्शन दूसरा तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है, इसमें पहली तरमीम सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में मुतारिफ कराई गई है। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता
जबकि दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार भी नहीं होगी। तरमीमी बिल में कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनसीख होगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून रुकन असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया, जबकि अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत की गई। ये बिल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला है। शिबली फराज अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान में नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। अपोजिशन अरकान ने बिल नामंजूर के नारे लगाए, अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। हुकूमती अरकान की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया, जबकि अपोजिशन अरकान साहबजादा सिबगतुल्लाह और अली मोहम्मद खान ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश की, जिसे कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। बाद अज़ां तरमीम को चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पेश किया गया, जिसमें सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर इलेक्शन एक्ट 2024 बिल पेश करने की तहरीक पेश की गई। बिल पेश करने की तहरीक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने पेश की, जबकि इस दौरान अपोजिशन ने चोर चोर और चोरी का बिल नामंजूर के नारे भी लगाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये बिल बदनीयती पर मबनी है। बड़े बड़े नाम जाकर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में भीख मांग रहे थे कि मखसूस नशिस्त हमें दी जाएं। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि इस बिल की भरपूर मुखालफत करते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का यह कहना है कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी का कहना था कि अपोजिशन के कुछ लोग बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया है। पाकिस्तानी अफवाज की मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तानी अफवाज का दहशतगर्दी और मुल्की सलामती के हवाले से भी अहम किरदार रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पार्लियामेंट में इलेक्शन एक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो चुका है, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लायामल इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? उन्होंने तो लायामल ऐलान कर दिया अपना, कोई उसमें जाहिर है अब सदर मुमलिकत के पास प्राइम मिनिस्टर ये बिल भेजेंगे और सदर जब दस्तखत कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा, गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही चैलेंज किया जाएगा इसको। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो इस लॉ को तशरीह के नाम पे खत्म कर दे। पहले भी बहुत सारे लॉ खत्म किए गए हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर सोच है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी तो हम दोबारा बना देंगे, कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार मौजूद है कि वो कानून साजी करे। आपके अंदर रास्ता देखा जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना होगा, लेकिन इससे ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंटेशन होनी है मखसूस नशिस्तों वाली, वो रुक गई है। और अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी एक खत लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन के लिए कि जो 41 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं उनको आपने आइन में 3 दिन है कानून में, और आपने उन्हें 15 दिन दिए हैं, तो हम कैसे इस बात को देखें? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी ये फैसला करना है ना कि वो आइन के साथ खड़ा जी, या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके साथ में कानून साजी का पहला मरहला मुकम्मल किया है कि बिल पास हो चुका है और अब सदर से साइन होना है। ठीक है, तो आमिर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? याददाश्त शायद लोगों की बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। जब पीटीआई खुद इक़्तिदार में थी तब भी हमने देखा था उन्होंने अपोजिशन के बगैर कई ऐसे बिल थे जो पार्लियामेंट से मंजूर कर लिए थे। अब जब उनके साथ हो रहा है वो एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस को गलत फिर कोई नहीं कहता, हर किसी को इसका नतीजा भुगतना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेज तो देखने ही पड़ते हैं तमाम सियासी जमातों को, जो भी वो करते हैं। देखिए, जमहूरियत में अक्सरियत से फैसले होते हैं। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो अक्सरियत उनकी थी, उन्होंने भी दर्जनों बिल पास करा लिए थे। पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी इन्होंने भी दर्जनों बिल पास करा लिए थे। वो तो 20 लोग ही बैठे थे पीटीआई के नाम पर, बाकी तो पीटीआई वैसे ही नहीं थी, वो रास्ता छोड़ गई थी। तो अब भी जब पीटीआई सेनेट में भी मौजूद थी, कौमी असम्बली में भी मौजूद थी, सेनेट में तो उन्होंने कोई तरमीमी बिल नहीं पेश किया, कोई राय नहीं दी, कौमी असम्बली में दी भी, लेकिन वो जाहिर है कि अक्सरियत की बुनियाद पर खत्म कर दी गई। तो जमहूरियत तो बहरहाल इसे ही कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या ये कानून जिसको आप बैक डेट से लागू कर रहे हैं 2017 से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर होता है इससे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगी? क्योंकि माजी से मौसर होने का इतलाक करना ये क्वेश्चन होगा सबसे बड़ा अहम। वो कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में फुल कोर्ट ने एक फैसला किया कि जी ये एक्ट ठीक है और हम
3 रुकनी कमेटी को मानते हैं, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एक वोट की उस तादाद कम हो गई और वो नहीं मानी कि ये माजी से मौसर होगा। तो ये अब भी सुप्रीम कोर्ट ने ही तय करना है कि इसका जो मुजवदा बिल है, जो कानून बनना है जी, और उस कानून बनने के बाद उसके ऊपर वो क्या राय देती है, गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी। बहरहाल एक महागाराई है जो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखते हैं जो फैसला आया था उस पर भी नजरसानी की जा सकती है। जिस तरह से अता तारड़ भी कह रहे हैं कि दोबारा एक पिटीशन जाएगी इस पर रिव्यू के हवाले से कि फरीक कोई बना था इस केस में, और फिर जब देखा तो फैसला किसी और के हक में आ गया। नहीं, ये सवाल तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक तो तफसीली फैसला चूंकि अब तक नहीं दिया जी, और उनके 2 ब्रदर जजेस ने जो अकलियती नोट दिया उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल उठा दिए जो आईनी और कानूनी हैं। गो के अक्सरियत के मुकाबले में उनकी वैल्यू नहीं हुआ करती, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के लिए तो एक रास्ता बना है ना कि जी अगर ये आइन से मुतसादिम है, जो कि वो समझते हैं कि आइन से मुतसादिम फैसला है, तो हम उसे कैसे माने। अब खड़ा कौन होगा, पहले इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पार्लियामेंट तो आ गई है सामने, उन्होंने तो कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा हुआ है, तो उसको चाहे वो पिटीशन में बदले, रिव्यू में बदले, ये तो जजेस ने फैसला करना है ना। रजिस्ट्रार को गया हुआ है कि जनाब आप बताएं हम इससे कैसे ओहदा बराऊं, क्योंकि जब तक वो नहीं होता तो मखसूस नशिस्तें तो एलोकेट नहीं हो रही ना। जो फैसले के दिन थे वो पूरे हो चुके हैं, वर्किंग डेज 15 डेज थे, 7 डेज थे, लेकिन अब तक खुद सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि तफसीली फैसला नहीं दिया तो सब लोग गुमुगु का शिकार हैं। तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आज आ जाए, कल आ जाए, उसके अंदर यकीनन अब वो चीजें आ जाएंगी जो इन 2 जजेस ने निशानदेही की है कि 3 आर्टिकल आपको मुअत्तल करने होंगे और 2 के बाहर जाके आपको लिखा है फैसला लिखना पड़ेगा। तो ये जवाब भी इन 8 जजेस को देना है, फिर हम बेहतर राय दे सकेंगे। लेकिन आज की तो यही राय है कि उन्होंने आगे चल के बात की है, इसके अंदर आइन को रीराइट करने वाली बात है कि जब 15 दिन नहीं थे, 3 दिन थे, और वो भी आप भी तो बैक डेट से चले गए ना, 8 फरवरी पे चले गए कि जी ये उस दिन से, क्योंकि वरना 63A लगता, आप उससे भी बचा रहे हैं कि आपने एक हल्फिया बयान दिया एक पार्टी का। अब आप कह रहे हैं नहीं आप आजाद मुतसव्वर होंगे पहले दिन से ही, लिहाजा आपके ऊपर वो भी नहीं आएगी कि आप अपनी पार्टी छोड़ के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनते हैं और ये रिव्यू में जरूर जेर बहस आएंगे। ठीक है, तो आमिर साहब आप देख रहे हैं हालात आपको सुलझते नजर आ रहे हैं या मजीद उलझते हुए नजर आ रहे हैं? मुज़ाकरात की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जमात के साथ नहीं बैठना चाह रही। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम हुकूमत की बात कर लें, उनके अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इन दोनों जमातों से मुज़ाकरात जो हैं वो किसी सूरत नहीं होंगे। एक सिचुएशन हमने देखी कुछ रोज़ पहले जो बांग्लादेश में पेश आई, बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं जो सिचुएशन को कोट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो एक बार फिर से किसी तरफ इशारा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बार बार इस तरह की मिसालें दी जा रही हैं उनके रहनुमाओं की तरफ से कि जो कुछ वहां पर हुआ, जिस तरह से हसीना वाजिद भागी हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को कोट करके कहा जा रहा है कि इनको तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो वो हसीना वाजिद से तरीका पूछने के वो कैसे भागी। 2014 में भी यही कह रहे थे कि आप पीएम हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे, पीएम हाउस से गिरेबान पकड़ के निकाल जी लेंगे। तो हिज़्ब इख्तिलाफ यही काम, लेकिन बड़ा फर्क है इस वक्त। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर मवाजना करें तो वहां वेंटिलेशन थी नहीं, वहां अपोजिशन सारी जेल में थी और फांसियां चढ़ रही थी। वहां जो अदालतें थी वो उनकी मर्जी पे फैसले करती थी, कोई किसी के हकूक थे ही नहीं। यहाँ तो अदालतें हैं, आप देखें बड़ी खुल्लम खुल्ला बात होती है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने है, हुकूमत यानी एग्जेक्टिव और मुकन्नना पार्लियामेंट आमने सामने अदलिया के, और बहस भी हो रही है, फैसले भी हो रहे हैं, और सारे फैसले बेशुमार फैसले पीटीआई के हक में आए हैं। तो वेंटिलेशन मौजूद है। टॉक शोज में क्या गुफ्तगू नहीं होती पाकिस्तान की फौज के बारे में जो नहीं होनी चाहिए, अदलिया के बारे में जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। तो ये वो हालात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहां जो तलबा खड़े हुए वो अपने मुतालबात पे इन बुनियादों पे हुए कि कोई सुन नहीं रहा था। तो यहाँ तो हर बात अदलिया भी सुन रही है, पार्लियामेंट में भी बहस हो रही है, वहां तो पार्लियामेंट में अपोजिशन थी नहीं, लोग बाइकआउट कर गए थे, उन्होंने हुकूमत बना ली, बात भी चल रही है। यहाँ पे ये जितनी मर्जी सख्त तकरीरें करते हैं रोजाना, इसको वेंटिलेशन कहते हैं कि लोगों को खुला माहौल मिला हुआ है, जमहूरियत इसी का नाम है। हाँ सख्तियां हैं, और वो फौज ने भी बड़ा खुल के कहा है, परसों ही जवाब दिया DGI SPR ने कि हमारी 7 मई वाली पोजीशन है कि आपको माफी मांगनी होगी, सिद्ध के दिल से मांगनी होगी, फिर आपको जाके हुकूमत से बात करनी होगी, सियासतदानों से बात करनी। तो आज इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में केस लगा हुआ है अडयाला जेल में, तो उनसे यही लोग सवालात भी करेंगे कि जी आप बताएं, ताज़ा तरीन फौज ने भी ये कह दिया, आपने जलसा भी कर लिया है, तो आप कहां खड़े हैं और क्या बात करेंगे।
ठीक है, लेकिन फिर आप सिचुएशन को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? 2018 के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह की सियासत की है, सियासत को तकसीम दर तकसीम उन्होंने किया। सियासत में हमने देखा इंतशार है, आज की सियासत में नफरत है, और वो जो नफरत की तकसीम है वो गली मोहल्ले की सतह पर इस वक्त आ चुकी है। सोशल मीडिया पर हमें वो नफरत नजर आती है, वो घर घर आ चुकी है। टॉलरेंस हमारे माशरे से खत्म हो गई है। हम सिर्फ सियासत की बात ना करें, हम जो भी गुफ्तगू करते हैं हमारे यहाँ अक्खड़पन और सब नाराज नजर आते हैं एक दूसरे के साथ, मसाइल कुछ होते हैं, चिड़चिड़ापन ओवरऑल माशरे में आ गया है। और ये तभी होगा जब हमारे इदारे बैठ के एक एक कदम पीछे हटेंगे, हमारी सियासी जमातें पीछे हटेंगी, और सब लोग बैठ के कोई मुज़ाकरात की राह अपनाएंगे कि मामले को बातचीत चाल किया जाए। वरना माजर आएगी तो हम इंतहाओं पे हैं, हमने अपना सारा नुकसान कर लिया है। हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं, बांग्लादेश में ये हो गया, भाई अपने मुल्क को संभाल लें। हमें ये देखना चाहिए कि हम इस मुल्क को कैसे बेहतर ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो तासुब और नफरत इतना बढ़ा दिया गया है कि जो तासुब आपको पॉजिटिव साइड पे लेके जाए वो आपके अंदर रहा ही नहीं, सब नफरत की बुनियाद पे होता है। वो इलाकाई हो, वो सुबाइयत हो, वो जुबान के मसले पे हो, मसलक की बुनियाद पे हो। तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बड़ी एक रिप्रोचमेंट की जरूरत है कि लोग बैठ के रिकंसिलिएशन करें, मुफाहमत की बात करें कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हमारे पास इक्तसादी तौर पे मौजूद, हमारे पास दहशतगर्दी का जो इशू है, कुछ चीजों के ऊपर हम तय करें कि हमने इतने साल इन मामलात को जो भी हुकूमत आएगी ऐसे ही चलाना है, फिर कहीं जाके कोई बात हो सकती है। अदरवाइज तो देखें हम फंसे हुए हैं, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हम कर्जे के लिए भागते हैं, इतनी कड़ी शराइत लगाते हैं जो आवाम की जेबों से निकलती है, जेब में पैसे नहीं है। तो ये चीजें हुक्मरानों को भी सोचने की हैं, ये हिज़्ब इख्तिलाफ के भी सोचने की है, मेरे और आपके लिए भी है। ठीक है, लेकिन जब हम हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करें तो आपको लगता है कि जो तमाम मसाइल हैं उसका हल हमेशा की तरह इस बार भी फिर सड़कों पर ही होगा, एहतजाज ही होगा? यकीनी तौर पर तमाम जमातों का हक है एहतजाज करना, लेकिन फिर जिस तरह के एहतजाज प्रोटेस्ट हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में किए गए हैं, जिसमें शहर बंद करना, पुलिस की गाड़ियाँ जलाना, इदारों पर हमले करना, इस एहतजाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कौन सा एहतजाज है? देखें ना, यही तो वो बात है कि जो टॉलरेंस नहीं है हमारी, हम एहतजाज किसी ग्राउंड में भी कर सकते हैं। जमात इस्लामी ने आम आदमी के मसले पे, बिजली के मसले पे एहतजाज किया हुआ है रावलपिंडी के अंदर, और अमन एहतजाज है, और वो अपनी बात मनवाने के लिए मौसर अंदाज से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। वो कुट्टी नहीं कर रहे कि हट जाओ 3 दिन है तुम्हारे पास वरना हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, ऐसी बात वो कह रहे हैं। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम मरहलावार करेंगे कि हम बातचीत का रास्ता दे रहे हैं। उनको लोग ताने भी दे रहे हैं कि आपको 13वां दिन हो गया, आप रोजाना की बुनियाद पे बैठ के वेट करते हैं। कल हुक्मरान पार्टी के लोग गए उनसे मिलने, और आज दोपहर कुछ तहरीरी यकीन दहानियों के ऊपर बात होनी है। तो पता चलेगा कि अल्लाह करे कि इसी सियासत हो। जी, बात करना पीटीआई का राइट है, लेकिन हमले करना राइट नहीं है, धमकियां लगाना राइट नहीं है। आप कानून और हुर्रियत दोनों में देखें कि आपके पास क्या रास्ता मौजूद है, वो पीटीआई का हक है। लेकिन जब आप कानून हाथ में लेते हैं तो फिर इंतजामिया हरकत में आती है, जिसकी वजह से आपको मसाइल का सामना, जैसे मैंने अभी DGISPR के बयान का कह दिया कि अभी 9 मई को माफ नहीं किया गया, तो आपको रास्ता बनाना है तो बात बीच का ठीक है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बराह रास्त अभी हमें जाना है, सीनियर सियासतदान शाहिद खान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। फ़नून लतीफ़ा में मौसीकी, सुर, ताल और गायकी के मुख्तलिफ अंदाज के साथ रक्स भी जज्बात के इजहार की नहायत लतीफ़ और खूबसूरत शक्ल है। क्लासिकी रक्स की बात की जाए तो उसे आज़ा की शायरी भी कहा जाता है। अहले फ़न के नज़दीक रक्स दिमाग और जिस्म की मौजू और मुतरन्नम हम आहंगी का नाम है, जिसे दुनिया की हर तहजीब ने अपनाया और उसे फ़रोग़ भी दिया। यहाँ के क्लासिकी रक्स की 8 बड़ी अक़साम, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुर, कथकली और बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी तो प्रोनाउंसिएशन भी मुझे ठीक से नहीं आती है, जिनमें से कथक रक्स को बहुत पसंद किया जाता है। कथक का जो लफ्ज़ है वो संस्कृत के कथा से निकला है और नाम से जाहिर है कि ये वाक़यात और दास्तानों का मजमूआ के सामने पेश करने के लिए किया जाने वाला रक्स है, और इसके ज़रिए ज़्यादातर रस्मिया दास्तानों को बयान किया जाता था, और हर दौर में इसके नित नए रंग और अंदाज भी सामने आए हैं। बाद में इसे महारत से तहरीर भी किया गया और सीखने वालों ने किताब के ज़रिए इस रक्स की तालीम ली और मश्क करके कमाल भी हासिल किया।
सिंध में तहजीबी आसार से बरामद मुजस्मों में रक्स करते हुए मर्द और औरतें भी नजर आती हैं, जिससे साबित होता है कि रक्स और नाच गाना सदियों पहले भी इसी तरह से मकबूल था। मुगलों के दौर में रक्स और ख़ास तौर पर कथक की सरपरस्ती भी की गई। इसी हवाले से आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान कथक डांसर से हम करवाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में की है, लेकिन बचपन से उन्हें कथक डांस का शौक था, जो अब हमें पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वलीद कामरान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वलीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे, और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं वलीद, जो है वेलकम। अच्छा, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल दोनों अलग फील्ड हैं और बिल्कुल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करते करते आप किस तरह से इस तरफ आ गए? बस ना ये ना ऐसा हुआ कि मुझे बचपन से बड़ा शौक था ये डांस करने का, ठीक है। तो ना मेरे घर वाले होते थे ना, क्योंकि मेरे फादर की ना डेथ हो गई थी, तो मेरी अम्मी जो थी ना, हमारा जो ना एक्चुअली मादरती निज़ाम था, क्योंकि मेरी मदद चलाती थी, फाइनेंशियल करती थी। तो मेरी मदर का ना मैं थोड़ा लाडला था, तो वो ना इतना दबाव करती थी ना कि मेरा बेटा कोई अलग रास्ते में ना चला जाए। तो ये था कि वो मुझे रोक टोक करती थी कि बेटा ये काम ना करो। और दूसरी तरफ से मेरे जो रिश्तेदार वाले थे ना, वो भी बड़ा ऑब्वियसली वो आपका काम है, वो किस तरह क्या क्या बोलते हैं, वो आगे से वो भी टोकते थे कि ये एक कमाच लग गए, ठीक है। तेना फिर वो हुआ यूँ है कि मैं अपने स्कूल्स के अंदर भी काफ़ी मैं परफॉर्मेंस करता था, पार्टिसिपेट करता था, ये डांस वगैरह। यानी कि बचपन से फिर आपको शौक था? हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो उसके बाद ईद मिलन पार्टी हो गई, और ये जो क्या फेयरवेल के अंदर में जो भी कोई इवेंट स्कूल का मिस नहीं करता था, डांस जरूरी था, चाहे कोई भी हो, आइटम सॉन्ग हो, कुछ भी। तो टीचर्स बड़ा इम्प्रेस थी कि इस बच्चे में तो कूट के टैलेंट बड़ा है। तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ना, तो मेरी जो मदर थी ना, टीचर्स जो थी, वो उनको कहती थी कि इस बच्चे में इसमें हुनर है, तो इसको प्रमोट करना चाहिए। तो मेरी मदर ने बाद में कहा, रियलाइज़ किया, ठीक है, इस बच्चे को, मेरे बेटे को फिर उसकी भी एक अपनी लाइफ है, एक उसे भी कुछ बनना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी मदर ने मुझे एक शर्त पे कहा था, बेटा कि मैं तुम्हें ना एक शर्त में तुम्हें मैं परमिशन दूंगी, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और मैंने कहा ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया ये जो अपना जो है फन है, इसको एक साइड पे रख के ना, फिर ना मैंने फिर पढ़ाई पे फोकस करता रहा। फिर वक्त गुजरता गया, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, फिर मैंने ग्रेजुएशन ना मैंने किया, क्योंकि मुझे ना रंगों में बड़ा दिलचस्पी थी, कलर जो होते हैं। उसके बाद में मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने बताया था, मेरी कज़न ने मुझे बताया था कि तुम ना फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइन को नहीं बन जाने, मेकअप आर्टिस्ट का। तो उनमें ये चीज़ें होती हैं ना, कलर का कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने बाद में ना फिर मैंने भी वो शुरू कर दिया, धन्यवाद। तो टेक्सटाइल मैंने कर लिया, जो उसकी जो क्या क्या होती है, जो टेक्निक्स होती है वो मैंने सीखी। तो मैंने जॉब भी की वगैरह, सब कुछ किया, लेकिन जो मेरे अंदर का वो कहते हैं ना, आर्टिस्ट की जो एक पैशन है, एक जाम्स होता है शुरू में, जो बाय बर्थ के अंदर जो चीज़ जो गॉड गिफ्टेड होता है, वो कभी खत्म नहीं होती, चाहे आप जितना मर्जी उसको दबाव में डालो, बिल्कुल नहीं। जो डांस था वो मेरे अंदर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो वो भी मैं करता जा रहा था। मैं ना एक्ट्रेसेस को बहुत कॉपी करता था, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो गई, माधुरी दीक्षित हो गई, अब ऐश्वर्या राय हो गई, रेखा हो गई, मीना कुमारी तो मेरी फेवरेट थी ना, उसकी पाकीज़ा फिल्म जो थी, वो चलते चलते वो जो थी, देवदास के वो गाने। तो आपने ये फिर तरबियत कहाँ से ली प्रॉपर जो कथक डांस की है, जिस तरह मैं आपको बहुत सी टाइप्स भी हैं, मैं आपको बताता हूँ, वहीं जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो हुआ यूँ था कि मैं जब करता था ना, फिर तो अम्मी भी तो ठीक कहती, तुम्हारा तो ठीक है, अंक बहुत अच्छा है। तो फिर कुछ पे सोचो कि कोई है अकेडमी में जो पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो तुम्हें हम एडमिशन करवा सके। ठीक है। मैंने गूगल पे कहीं से सर्च किए, तो वेबसाइट में मैंने काफ़ी निगत चौधरी, नाहिद सिद्दीकी, जो पाकिस्तान बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम है, वो उनको तो मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत बड़े नाम। तो मैंने कांटेक्ट किया उनसे, उनके असिस्टेंट्स आगे होते हैं, बट दे डिमांड टू मच हाई, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था, अम्मी ने कहा नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद ना इंतफाक हुआ, मैं नाश्ता कर रहा था, पीटीवी के अंदर ना एक होस्ट ने ना 3 लेजेंड्स को बुलाए थे। सैयद नूर, वो बहुत बड़े लेजेंड डायरेक्टर, बहार में वो भी बहुत बड़ी लेजेंड थी। एक थी ना बड़ी खूबसूरत लेजेंडरी
एक औरत थी, मुझे पता चला कि शीज़ मैडम पन्ना जी, वो हमरा आर्ट काउंसिल में सिखाती है कथक का। तो मेरी अम्मी ने वहाँ पे मेरा दाखिला करवा दिया। अम्मी ने ये सोचा कि तो अलहमरा तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का अदारा है, इसमें तो मतलब चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं, तो मेरा उधर मेरा बिला टाइम वेस्ट करके मैं मेरा दाखिला करवा दिया। ठीक है। तो फिर जब मेरी अम्मी मिली फिर उनसे, मैम से, पन्ना जी से, तो मेरी अम्मी बड़ा इम्प्रेस हुई। तो फिर जब मदर ने नहीं सॉरी फिर मेरी मैडम पन्ना जी ने मेरा ट्रायल लिया, तो उन्होंने मेरी मदर को ये कहा था कि अब ये सुने, वो कह रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो मोस्टली लोग होते हैं जो कला के पास आते हैं, बट कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो कला उन्हें चुनती है, उनके पास आती है। क्या तुम्हारे बेटे को कला ने चुना? तो इसका जो बेटे का बड़ा खूबसूरत अंग है वो है कथक, क्लासिकल है। ठीक है। तो मैंने फिर ये बात अपने दिमाग में बिठा ली, फिर वो वक्त गया और आज है मैंने कथक को ही मैंने ये मैंने अडॉप्ट किया। ठीक है। अच्छा वलीद, हमारे माशरे में एक टैबू तो ज़रूर है कि जो मर्द हजरात हैं जब वो कथक डांसिंग की तरफ आते हैं फिर बड़ा ऑड उसको समझा जाता है। उस सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं आप? करते हैं ना, बस करते नहीं। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नहीं, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो बहुत पैशनेट होते हैं अपनी फील्ड को लेकर, काम को लेकर, लेकिन फिर जब लोगों का इस तरह का रवैया देखते हैं फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी होता है। उससे किस तरह से फिर आप निपटते हैं? देखिए, मैं अक्सर मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं अपना हो जाता है, घर आता हूँ हफ्ते 2 हफ्ते बाद, जब भी वो अपलोड करते हैं, जब नीचे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अक्सर मैं कमेंट्स में इतना ध्यान नहीं देता। जब मैं पढ़ता हूँ लोग पता नहीं फजूल बोलते रहते हैं, लेकिन दिल को बड़ा मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है। बट लेकिन ये है कि मैं इतना नहीं मतलब देखता कि मैं कहता लोग करते रहे ना, बस करते रहे। मैंने अपने आप को क्योंकि मैंने जो है ना वो अपना काम करना, क्योंकि मेरे उस्तादों ने मुझे एक चीज़ बताई हुई है कि जो ज़माना कुछ भी कहे जी, तुमने किसी को कुछ नहीं कहना, तुमने अपना काम जारी रखना। वो कहते हैं ना कि जो एक झुका हुआ दरख्त होता है उसके जो फल होते हैं वो बड़े बड़े फ्रेश, उसके टेस्टी होते हैं। तो आपने झुक के रहना है, लाइट रहना है। ठीक है। अगर मैं भी जो लोग अगर नेगेटिव होते मैं भी उनकी तरह नेगेटिव बोलूँगा तो उनमें क्या कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से भी मैं मेरे पास भी डिटेल्स कुछ थी कि रक्स की 8 बड़ी इकसाम हैं, आपने इनमें से कौन कौन सी किस्में सीखी हैं, कि सब सीख ली हैं? नहीं, एक्चुअली ना ये रीजनल होते हैं ना। कथक बाय द वे द वर्ड कम फ्रॉम कथा, मीन स्टोरी टेलिंग, जो कि एक जो कथक डांसर होता है वो बेसिक कहानी बयान करते हैं थ्रू म्यूजिक और डांस एक्सप्रेशन, जो ठीक है वो होता ये ट्रेस बैक टू इन द 10,000 या उससे भी ज़्यादा पुराना। जब मैं आप ये कहूँगा जब से दुनिया वजूद में आई है तब से रक्स वजूद में आया। ठीक है। ये कला की शक्ल में आया था, आते ही तक। ठीक है। जब ये मतलब नृत्य की शक्ल में नीचे आया, बाद में जो साधुओं ने, जो जितने मजहबी लोगों ने अपने जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो, अब जैसे कि ट्रेस बैक हम इस कित्ते में ट्रेस बैक टू 10,000 साल पुराने चले तो पहले क्या था, पहले सारा वो हिंदुइज्म था वगैरह इस कित्ते में हुआ करता था। ठीक है। बड़े ज़गीर की। ठीक है। उस वक्त के जो क्या ऋषि मुनि थे, साधु थे, वो इसके ऊपर जो देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस था, जो श्लोक मंत्र वगैरह इस पर जोड़ते थे। ठीक है। क्योंकि कथक ऐसा डांस है आप कोई भी उसे रंग दे दो वो शक्ल अपनाता है, वो हो गया। उसके बाद जो मुस्लिम का दौर है उस पर सूफियाना कलाम उस पर डाल दिया जितने भी, और मुगल दौर आया वो कलाने लगा मुजरा। मुजरा का मतलब अब मैं बताऊँ कि लोगों के दिमाग में क्या आता है जब मुजरा वर्ड आता है, वो स्टेट ड्रामों की आती होगी ना, बैड कॉन्सेप्ट। असल में जो मुजरा का मतलब होता है, इसे कहते हैं इस्लाम को मुजरा कहते हैं। क्योंकि होता यूँ था कि जब रकासाएं जो थी बादशाह सलामत के पास जाती थी तो कोई भी रक्स करने से पहले वो मुजरा करती थी, सलाम करती थी, फिर रक्स करती है। एंड ऑफ द
स्टोरी जो है वो खत्म होगी, फिर वो मुजरा करती चलेगी। दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ द मुजरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद, हमारी बेस्ट विशेस हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको मजीद तरक्की भी हासिल हो। वलीद कामरान कथक डांसर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब मनमानियां नहीं चलेंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की भी शामत आ गई है। अगर उन्हें भी सड़क पर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलानी है तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना होगी। बिल आखिर हमारी पुलिस को यह भी याद आ गया कि तमाम रूल्स को फॉलो करना उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी इस मुल्क के बासी हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब ऑफिस की जानिब से जारी किए जाने वाले मरासले के मुताबिक पुलिस अफसरान व एहलकार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पुलिस एहलकारों समेत तमाम शहरियों के लिए जरूरी है। मरासले में मजीद कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ मुतल्लिका पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। सरकारी गाड़ियां जिनका ताल्लुक पुलिस या दूसरे सरकारी महकमे से है, वो इदारे और पुलिस एहलकार अपनी सरकारी या प्राइवेट गाड़ियां चलाते वक्त ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते हैं। मरासले में मजीद कहा गया कि आम लोगों में महकमा पुलिस का मनफी असर पड़ता है और पूरे महकमे की बदनामी होती है, जबकि फील्ड ट्रैफिक अमले को मज़कूरा हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब के हुक्म पर SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कब से इंप्लीमेंट होने जा रहा है इस पर? अनवार, बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट तो हो चुका है। जब ये मरासला जारी किया गया था, ये हिदायतनामा जारी किया गया है कि जो पुलिस एहलकार जो हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करते, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं या कोई दीगर सरकारी महकमे की जो सरकारी गाड़ी है उसके ड्राइवर जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, अब उनकी ये मनमानियाँ नहीं चलेंगी। उनके भी अब चालान किए जाएंगे, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। जो देखने में आया था कि जो पुलिस एहलकार हैं बावर्दी हैं, अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं या अपनी गाड़ी प्राइवेट पे या सरकारी पे जा रहे हैं तो बिला रोक टोक को जो है इशारे को जो है क्रॉस करके निकल जाते थे, या कभी किसी मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार को जो है थाने में कोई तैनात है वो हेलमेट नहीं पहनता था या कोई और ट्रैफिक की वायलेशन करता था तो वो अपना तारुफ पुलिस के तौर पर करवाता था, जो एक मनफी तासुर जाता था इस हवाले से कि आम शहरी भी अगर जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता था तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाती थी। जब यहाँ ये आपको मैं बताता चलूँ अनवार के ये हेलमेट की पाबंदी जो है इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया, तो इसमें जो है हाई कोर्ट को की जानिब से अहकामात हासिल किए गए। हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है पहले जुर्माने शुरू किए गए, उसके बाद जो है जो नहीं पहनते थे उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी जो है वो किया गया। कई लोगों पर जो बच्चे हैं या कम उम्र हैं उनके पास जो है वो हेलमेट नहीं पहनते थे या उनके पास लाइसेंस नहीं होता था, तो उनके खिलाफ हज़ारों की तादाद में जो है मुकदमात भी दर्ज किए गए, उनका जो है रिकॉर्ड बन गया। इसी तरह फिर अदालत ने मना किया कि इनका जो है रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। अब जो जाके वो रिकॉर्ड नहीं बन रहा, लेकिन अच्छा शायद हमने काफी बार देखा बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल्स पर आमतौर पर घूम रहे होते हैं। आपने खुद ही बताया इशारे भी काट रहे होते हैं। कैसे उन पर सख्ती करेंगे? अपने ही उनके भाई होंगे वो सारे, तो वो किस तरह से पुलिस का जो भाईचारा है वो तो चलता रहता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनवार, लेकिन ये अब जो है इस पर अमल दरामद जो है हिदायतनामे के मुताबिक जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। चूँकि जब कोई भी कंपेन है जो चाहे वो हेलमेट की हो या नंबर प्लेट्स को दुरुस्त करने के हवाले से जब शुरू की जाती है तो वक्ती तौर पे उस पर सख्ती से अमल दरामद। ठीक है, मरासला अब ये जारी कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इसको फौरी इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।